Hello everyone, welcome back to our online English classes at Shri Ram College 17 RB Nagar. Students, today we are going to discuss a really famous and interesting and charming poem, The Face That Launched a Thousand Ships, which is composed by Christopher Marlowe. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इस पोइम का बैकग्राउंड है। बहुत इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड क्रिस्टोफर मार्लोव का है और ये जो पोइम है वो आपके बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस पोइम के बारे में। बहुत सारे आपको इसमें ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में जानने को मिलेगा और क्रिस्टोफर मार्लोव के बारे में हम जानेंगे, जिनके बारे में बहुत सारी र्यूमर्स फैली हुई थी और उनके बारे में हम जानेंगे। तो सब कुछ हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इस पॉइंट को, द फेस दैट लॉन्च्ड अ थाउजेंड शिप्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके लिए जानना जरूरी है कि ये फेस किसका फेस है। जो हमारे पॉइंट है क्रिस्टोफर मार्लोव, किसके फेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो फेस है वो हेलन का फेस था। ओके, अब हेलन कौन थी? हेलन स्पार्टा की क्वीन थी, जो कि अपनी ब्यूटी के लिए उस समय वर्ल्ड फेमस थी। ओके, स्पार्टा की राजकुमारी थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी ये, और इसी की वजह से कहते हैं कि ट्रोजन वॉर हुआ था। वो अपने जानेंगे इस पॉइंट में, आपको मैं बताऊंगा। और शिप्स का इसमें क्या है, इसमें लिखा है ना, द फेस दैट लॉन्च अ थाउजेंड शिप्स, कि 1000 शिप लॉन्च किए गए। तो हुआ यूं था कि जो स्पार्टा की राजकुमारी थी हेलन, और उधर से एक ट्रॉय का प्रिंस था जिसका नाम था पेरिस। तो पेरिस को क्या होता है कि इससे प्यार हो जाता है, हेलन से उसको लव हो जाता है, और हेलन को वो भगा के ले जाता है। कहाँ ले जाता है? ट्रॉय के अंदर ले जाता है। तो फिर क्या होता है, जो ग्रीक्स हैं वो अपनी पूरी सेना लेके, अपने 1000 जहाज लेके आते हैं और वहाँ पे फेमस ट्रोजन वॉर होता है और वो क्वीन को वापस लेके जाते हैं। ओके, तो ये कुछ हिस्ट्रिकल जो बैकग्राउंड इस पॉइंट का है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिस्टोफर मार्लोव के लिटरेरी बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन से। क्रिस्टोफर मार्लोव, जिनका निक नेम बहुत फेमस था, किट मार्लोव, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वॉज एन इंग्लिश प्लेराइट थे, पोइट एंड ट्रांसलेटर, बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एरा। एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। यू नो कि हमारी जो लिटरेचर इंग्लिश की हिस्ट्री है उसको हम पीरियड वाइज डिवाइड करते हैं। तो एलिजाबेथन जो एरा था, ये कब, व्हेन डिड एलिजाबेथन एरा अकर्ड इन इंग्लैंड? तो जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उसका जो रेन था, उसका जो शासन था, उस पीरियड को क्या बोला जाता है? एलिजाबेथन एरा बोला जाता है, जो कि कब से कब तक था? 1558 टू 1603। क्रिस्टोफर मार्लोव के बारे में कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर के कॉन्ट्रेरी थे और उन्हीं की एज के हैं ये, और विलियम शेक्सपियर से कुछ ही महीने ये बड़े थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। बॉर्न ऑन 6 फरवरी 1564 को इनका बर्थ हुआ कैंटरबरी यूके के अंदर, और डाइड ऑन 30 मई डेफोर्ड यूके के अंदर इनकी डेथ हो गई थी 1593 के अंदर। अब आपको ध्यान होगा, जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका भी बर्थ कब हुआ था? 1564 के अंदर हुआ था, 26 अप्रैल। ओके, तो इनसे कुछ ही महीने छोटे थे विलियम शेक्सपियर, या आप ये कह लेंगे शेक्सपियर से कुछ महीने बड़े थे। मार्लोव वॉज एस्थेटिक एंड वारंटेड इन 1593। अब देखिए, इनके लाइफ के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको मैं चीज बताता हूं, इनके डेथ के बारे में, कि जो क्रिस्टोफर मार्लोव थे ना, इनकी जो थॉट्स थी वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक थी, मतलब ये नास्तिकवादी थे। तो इनकी थॉट्स से क्या हुआ, उस समय की जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिशियंस थे, तो बहुत ज़्यादा इनसे वो खुश नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, इनको अरेस्ट करने के लिए एक वारंट निकाला गया 1593 के अंदर। और बाद में क्या हुआ, अब देखिए इनकी डेथ के बारे में भी एक बड़ा सीक्रेट है कि इनकी डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि इनका मर्डर हुआ था, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं। लेटर ही वॉज किल्ड बाय वन इंग्रैम फ्रेजर। अब इंग्रैम फ्रेजर नाम का कोई आदमी था जिसने इनको, डेफोर्ड की एक ट्वेन थी, एक सराय थी, उसमें इनको जान से मार दिया था। ओके, अब इनकी डेथ के बारे में जब बाद में रिसर्च किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, तो बाद में पता चला कि इनकी डेथ एक पॉलिटिकल इशू था। उस समय पॉलिटिशियंस इनके एस्थेटिसिज्म से बहुत ज़्यादा एंग्री थे, नाराज थे, तो कहते हैं कि उन्होंने इसको मरवा दिया था। ऐसा माना जाता है उस समय की स्टडी के थ्रू। ओके, अब इनके बारे में एक बहुत ही फेमस र्यूमर थी, र्यूमर अफवाह। वो र्यूमर क्या थी कि इन्होंने अपनी डेथ का नाटक किया था। ओके, मतलब फेक डेथ इन्होंने एज्यूम कर ली थी।
तो ये कहते हैं कि इन्होंने ऐसा र्यूमर इनके बारे में फैल गया और इन्होंने खुद ही फैलाया था कि इसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया था, एक फेक नेम एज्यूम किया था। वो फेक नेम क्या था, विलियम शेक्सपियर। क्योंकि आपको पता होगा कि विलियम शेक्सपियर बेसिकली एक शेपर्ड था, एक गडरिया था। तो उनके बारे में ये बहुत ही एक शॉकिंग चीज़ है कि एक गडरिया, भेड़े चलाने वाला अनपढ़ बंदा इतना मतलब ग्रेटेस्ट कैसे हो सकता है। उसके आप विलियम शेक्सपियर के आप वर्क्स देखिए, उसके सोनेट्स देखिए, उसके ड्रामास देखिए आप, तो ऐसा लगता है कि एक गडरिया भेड़े चलाने वाला कैसे लिख सकता है। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो क्रिस्टोफर मार्लो ही थे जिन्होंने उसका फेक नेम एज्यूम किया था। लेकिन इसका हमारे पास अभी राइट नाउ कोई प्रूफ नहीं है, मैं आपको ऐसे विद प्रूफ नहीं बता सकता। स्टडी ऐसा कहती है क्रिटिक्स की ऐसा हो सकता है, बेसिकली एक र्यूमर थी। ओके, अब इनका अगर मेजर वर्क्स की बात करें तो चैम्बरलेन 1590 के अंदर जो इनका ड्रामा बहुत ही फेमस हुआ था, और ये ऐसे पहले ड्रामेस थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश लिटरेचर इन अ ड्रामा। क्रिस्टोफर मार्लो वॉज द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट जिन्होंने अपने ड्रामा के अंदर क्या यूज किया था, ब्लैंक वर्ड्स यूज किया था। ब्लैंक वर्ड्स आप जानते हैं एक लिटरेरी फॉर्म होता है जिसके अंदर हम पोइट्री भी कंपोज कर सकते हैं। इन्होंने ड्रामा कंपोज किया था ब्लैंक वर्ड्स के अंदर। ओके, ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस एक इनका और फेमस वर्क है, और उसी में से हमारी आज की पॉइंट लेगी है। ओके, फिर है द ज़ू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड है, हीरो एंड लैंडर है, और क्वीन कैंथिल। ये भी कुछ फेमस ग्रेट लिटरेरी वर्क्स हैं जिनकी वजह से क्रिस्टोफर मार्लो इतने ज़्यादा एमिनेंट, इतने ज़्यादा फेमस हैं। ओके, तो आई होप कि आपको इनके बारे में समझ आया होगा कि एलिजाबेथन एरा से बिलोंग करते हैं, और इनकी डेथ एक सीक्रेट डेथ थी। इनको मारा गया था पॉलिटिशियन इशू की वजह से। शेक्सपियर से इनका नाम काफ़ी जोड़ा जाता है, और शेक्सपियर खुद क्रिस्टोफर मार्लो से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बात करेंगे अपने इस पॉइंट की। द पोइम इज फ्रॉम ग्रेट ट्रेजिक ड्रामा डॉक्टर फास्टस। आपको मैंने बता दिया कि ये जो हमारी आज की प्रेजेंट पोइम है, करंट पोइम हैज बीन टेकन फ्रॉम द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस एक बहुत ही फेमस ड्रामा था कंपोज बाय क्रिस्टोफर मार्लो। उसी ड्रामा में से इस पोइम को लिया गया। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी मैंने एक पोइम पढ़ी थी, द सेवन एजेस ऑफ मैन, वो हमारी विलियम शेक्सपियर के फेमस ड्रामा एज यू लाइक इट में से ली गई थी। तो वैसे ही ये उस ड्रामा में से ली गई है पोइम। और कहाँ से ली गई है, जो डॉक्टर फास्टस का एक्ट 5th है और उसके सीन 1st है, वहां पे ये पोइम आती है। अगर अपने इस पोइम की लिटरेरी फॉर्म की बात की जाए तो इट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, एक ऐसी पोइम होती है जिसमें आपको लगेगा कि जो हमारी पोइम का स्पीकर है वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन वो जिससे बात करेगा वो आगे से आंसर नहीं करता। यू कैन से देयर इज ऑलवेज अ साइलेंट लिसनर इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक साइलेंट लिसनर होता है। ओके, जैसा कि इस पॉइंट में भी है, आपको लगेगा कि डॉक्टर फास्टस किसी से बात कर रहा है, लेकिन जिससे बात कर रहा है वो आगे आंसर नहीं देगा, हम सिर्फ गैस करते हैं। तो इट इज द ब्यूटी ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये पॉइंट भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और अब आप देखेंगे कि इस पॉइंट के अंदर कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप कुछ कैरेक्टर्स देख रहे हैं। सबसे पहले तो मेन कैरेक्टर है जो इसका, वो डॉक्टर फास्टस ही है। ओके, और दूसरा इसमें हेलन है, क्वीन ऑफ स्पार्टा, स्पार्टा की राजकुमारी है। फिर एक कैरेक्टर पेरिस आएगा जो कि प्रिंस ऑफ ट्रॉय है। ट्रॉय को मॉडर्न एज के अंदर टर्की कहा जाता है, जो कि एशिया के अंदर है। ओके, फिर एक मैनिलोस है जो कि हेलन का हस्बैंड है। एक्लिक्स है, एक ग्रीक वॉरियर है, या बताऊंगा आपको मैं इनके बारे में भी। और एगमेम्नन है जो मैनिलोस के बड़े भाई हैं। इन्हीं बड़े भाई के अंडर में इन्होंने अपनी सेना को लॉन्च किया था विद द 1000 शिप्स हेलन को वापस लाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्टर फास्टस जो प्ले था, अब बेसिकली उसके अंदर था क्या। डॉक्टर फास्टस एक डॉक्टर थे, और इस अकॉर्डिंग टू द ड्रामा जो क्रिस्टोफर मार्लो का है, तो डॉक्टर फास्टस ने क्या किया था, सैटर्न के साथ में, सैटर्न का मतलब शैतान के साथ में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। ही राइट ऑफ हिज सोल टू सैटर्न। उन्होंने सैटर्न को अपनी आत्मा बेच दी, अपनी आत्मा का सौदा किया। ओके, सौदा क्यों किया? वो कहते हैं कि मैं तुझे अपनी आत्मा दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दो, मुझे 24 ईयर्स और इस धरती पर जीना है। यानी कि डॉक्टर फास्टस कहते हैं कि मेरे को 24 साल और इस धरती पर जीने दो, उसके बदले में मैं तुम्हें अपनी सोल बेचता हूं। तो सैटर्न क्या करता है, सैटर्न इनकी शर्त को मान लेता है और डॉक्टर फास्टस को 24 साल और जीने देता है इस धरती पर। अब उन 24 सालों के अंदर क्या होता है, डॉक्टर फास्टस लैड अ लग्जरियस, लस्टी एंड इविल लाइफ। बहुत गंदा इन्होंने लाइफ स्पेंड किया, मतलब टोटली लस्टी थे, टोटली लग्जरियस थे उसके अंदर। ओके, तो बहुत गंदा जीवन इन्होंने स्पेंड किया, जिसकी वजह से इनको ऑब्वियसली नर्क तो मिलना ही था, हेलन को मिलना ही था।
और फिर जो सैटर्न होता है वो अपने एक मैसेंजर को रख देता है डॉक्टर फास्टस के लिए, जिसका नाम मेफिस्टोफिलिस है। मेफिस्टोफिलिस को वो इसका मैसेंजर रखता है। ओके, तो अब डॉक्टर फास्टस क्या करते हैं, डॉक्टर फास्टस उन्हीं 24 सालों के दौरान ब्लैक मैजिक भी सीख लेते हैं ताकि वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करे। ब्लैक मैजिक सीख लेते हैं और स्पिरिट्स को बुलाना सीख लेते हैं। तो अब क्या होता है, ये मेफिस्टोफिलिस से कहता है कि तुम मेरे लिए हेलन की आत्मा को, हेलन की सोल को बुलाओ। अब जैसे ही वो मेफिस्टोफिलिस हेलन की सोल को बुलाता है, डॉक्टर फास्टस उसको देख के पागल हो जाता है। ओके, मतलब अपनी सारी सेंसेस की चली जाती है, क्योंकि हेलन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और इतनी ब्यूटीफुल थी कि डॉक्टर फास्टस उसको देखते अपने होश खो बैठता है। और वो हेलन के बारे में क्या बोलता है, हेलन की तारीफ कैसे करता है, वही इस पोइम के अंदर बताया गया। ओके, तो अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल गया होगा स्टूडेंट्स, 60 पॉइंट में क्या है इस पोइम के अंदर, डॉक्टर फास्टस क्या कह रहे हैं हेलन के बारे में। क्योंकि जैसे वो हेलन को देखते हैं ना, तो वो मतलब टोटली कैरिड अवे, मतलब वो कैरिड अवे हो जाता है हेलन के प्रति। ओके, तो अब वो चाहता है कि हेलन उसको मिल जाए, उसकी सोल उसको मिल जाए। तो वो उसको देखने के बाद में क्या कुछ उसकी थॉट्स हैं, क्या कुछ वो उसके अंदर के जो लस्टी थॉट्स क्या क्या हैं, वो इस पॉइंट के अंदर डिस्कस किए हैं। तो अब हम इसको पॉइंट को पढ़ते हैं उससे पहले आपको बता दूं मैं कि हेलन के लिए ही ग्रीक मैथोलॉजी का फेमस ट्रोजन वॉर हुआ था। ट्रोजन वॉर स्टूडेंट्स याद रखना, कौन सा वॉर था, ट्रोजन वॉर। ट्रोजन वॉर हुआ था जो कि 10 साल तक चलने वाला एक लंबा वॉर था। सिर्फ किसकी वजह से हुआ था, हेलन की वजह से हुआ था। क्योंकि स्पार्टा की राजकुमारी हेलन थी और पेरिस को उससे लव हो जाता है और पेरिस उसको भगा के अपने साथ कहां पे ले जाता है, ट्रॉय में ले जाता है। अब ट्रॉय से उसको वापस लाने के लिए क्या करता है, जो उसका हस्बैंड है मेनिलोस, वो अपने बड़े भाई एगमेम्नन के अंडर में एक सेना तैयार करता है और 1000 जहाज कहां पे तैनात हो जाते हैं, ट्रॉय की तरफ तैनात हो जाते हैं ग्रीक्स की ओर से, और वो ट्रॉय को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हेलन को वापस ले आते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के इस पॉइंट को। वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। अब डॉक्टर फास्टस जैसे ही हेलन की सोल उसके सामने आती है तो वो उसको देखते पहली लाइन क्या बोलता है, क्या यही वो चेहरा था, वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, क्या यही वो चेहरा था जिसकी वजह से ग्रीक्स ने 1000 जहाज तैनात कर दिए थे ट्रॉय के अगेंस्ट। और फिर क्या किया था, एंड बर्न्ड द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम। इलियम देखिए ट्रॉय का ही एक ग्रीक मैथोलॉजिकल नेम है, पुराना नेम है ग्रीक के अंदर, इलियम का मतलब ट्रॉय है यहाँ पे। कहता यही वो चेहरा था जिसकी वजह से ग्रीक्स ने 1000 जहाज भेज दिए थे ट्रॉय से लड़ने के लिए, और टॉपलेस टावर्स मतलब जो आसमान को टच करने वाली जो इमारतें थी उनको क्या कर दिया था, बर्न्ट मतलब राख कर दिया था जला के, किसकी, इलियम की, ट्रॉय की। स्वीट हेलन, अब हेलन को कहता है स्वीट हेलन, प्यारी हेलन, मेक मी इमोर्टल विद द किस। कहता कि तुम मुझे इमोर्टल कर दो, इमोर्टल का मतलब क्या होता है, अमर बना देना। कहता कि तुम मुझे एक किस दो और उस किस से मैं क्या हो जाऊंगा, इमोर्टल हो जाऊंगा। तो आप क्लियरली यहाँ पे डॉक्टर फास्टस की लस्ट को देख सकते हैं कि वो अपनी सेंसेस खो देता है, उसको पता नहीं वो क्या कह रहा है, उसकी ब्यूटी को देख के वो पागल हो जाता है। कहता है गिव मी अ किस एंड मेक मी इमोर्टल। फिर कहता है हर लिप्स सक फोर्थ माई सोल। कहता कि तुम्हारे जो लिप्स हैं वो ऐसा लगता है कि मेरी सोल को सक कर जाएंगे, मतलब मेरी आत्मा को पी जाएंगे वो। सी वेयर इट फ्लाइज, कह रहा है कि जहां भी तुम चाहो तुम मेरी आत्मा को ले जा सकते हो, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारी गुलाम हो चुकी है। वो उसको अपनी मिस्ट्रेस मानने लग जाता है। कहता है हेलन यू विल बी माई मिस्ट्रेस। ओके, तो कहता है कि तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाओगी और मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूं। ठीक है ना, यहाँ पे सी वेयर इट फ्लाइज। फिर कहता है कम हेलन, आओ हेलन, कम आओ, गिव मी माई सोल अगेन, तुम फिर से मुझे मेरी आत्मा दे दो। अब वो आत्मा कैसे कह रहा है कि जैसे ही तुम कहता है कि मुझे किस करोगी तो ऐसा लगता है कि मुझे मेरी आत्मा वापस मिल जाएगी। हेयर विल आई ड्वेल, देखिए ड्वेल का मतलब रहना, कहता है जहां भी मैं रहूंगा, फॉर हेवन इन दीज लिप्स, लेकिन जो स्वर्ग है वो तो हेलन के लिप्स में ही है। एंड ऑल इज ड्रॉस, ऑल इज ड्रॉस का मतलब वर्थलेस, मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं है। दैट इज नॉट हेलेना, अब उसने यहाँ पे हेलेना बोला है, हेलेना का मतलब कि हेलेना की तरह। कहता है जो चीज इस संसार के अंदर हेलेना नहीं है, हेलन नहीं है, वो सारी वर्थलेस है। मतलब इतना पागल हो जाता है उसको देख के कि उसको सारी जो वर्ल्ड ब्यूटी है वो उसको फेक नजर आती है, उसको वर्थलेस नजर आती है। वो कहता है कि हेलन ही सब कुछ है, हेलन के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। अब फिर कह रहा है आई विल बी पेरिस, कहता है कि मैं पेरिस बन जाऊंगा।
अब जिस तरीके से आपको पता है ना कि जो ट्रॉय का प्रिंस था पेरिस, उसको हेलन से लव हो जाता है और वो हेलन को भगा के अपने साथ ले जाता है, तो कहता है मैं भी क्या बनूंगा, मैं पेरिस बन जाऊंगा, एंड फॉर लव ऑफ दी, सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। हेलन को बोला कि हेलन मैं तुम्हारे प्यार के लिए पेरिस बनने को तैयार हूं, बन जाऊंगा। इंस्टीड ऑफ ट्रॉय शैल विटनबर्ग बी सैक्ड। अब देखिए विटनबर्ग क्या था, डॉक्टर फास्टस का शहर है। कहता भले ही इसके बदले, इंस्टीड ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय के बदले भले मेरा शहर नष्ट हो जाए, विटनबर्ग बी सैक्ड, सैक्ड मतलब डिस्ट्रॉय, बर्न डाउन, जला दिया जाए। कहता है कि मैं पेरिस बन जाऊंगा, और जिस प्रकार से पेरिस का ट्रॉय नष्ट हो गया था ना, डिस्ट्रॉय हो गया था, तो भले ही मेरे विटनबर्ग शहर को भी नष्ट हो जाने दो। एंड आई विल कॉम्बैक्ट विद वीक मैनिलोज। कॉम्बैक्ट का मतलब क्या होता है, जो दो लोगों के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। कह रहा है कि मैं कॉम्बैट करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, किसके साथ में, वीक मैनिलोस में। अब देखिए मैनिलोस, वही मैनिलोस जो हेलन का हस्बैंड था, उसको वीक बोलता है। क्यों? क्योंकि कहता है कि वो अपनी वाइफ को बचा नहीं सका, किससे, पेरिस से। तो कह रहा है कि मैं वीक मैनिलोस से युद्ध करूंगा। एंड वियर दाई कलर्स। देखिए जब भी कलर्स लिखाएगा तो कलर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो आर्मी का फ्लैग होता है ना, जो सेना का झंडा होता है, उसको फ्लैग बोला जाता है। ऑन माई प्लूम्ड क्रेस्ट। अब क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, जो सिर पे लगने वाली जो कलंगी होती है ना, उसको क्रेस्ट कहते हैं। ओके, तो कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, और कह रहा है कि मैं वीक मैनिलोस से युद्ध करूंगा, और जब मैं तुझे जीत जाऊंगा उस युद्ध में, तो मैं क्या करूंगा, तुझे एक विक्ट्री का सिंबल मानूंगा। लिखा ना, वियर दाई कलर्स ऑन माई प्लूम्ड क्रेस्ट। अब देखिए प्लूम्ड क्रेस्ट क्या था, कुछ इस तरीके का एक हेलमेट होता था जो कि ग्रीक सैनिक पहनते थे, ऐसे कलंगी वाला आप यहाँ पे देख रहे हैं हेलमेट पहनते थे, तो उसको प्लूम्ड क्रेस्ट बोला गया है। तो कह रहे हैं कि मैं वो प्लूम्ड क्रेस्ट को क्या करूंगा, वियर करूंगा तेरे विक्ट्री के सिंबल के रूप में। क्योंकि जैसे वो कहता है मैं मैनिलोस से हेलन को जीत लूंगा ना, तो उसको जीतने के बाद में मैं वो हेलमेट पहनूंगा। अब हेलमेट नहीं पहनता वो, कहता है कि वो अपने आप में मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने वो विक्ट्री वाला हेलमेट पहन लिया है जब मैं तुझे जीत जाऊंगा। ये आई विल वाउंड एक्लिक्स इन द हील। अब देखिए एक्लिक्स यहाँ पे वर्ड आ रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि एक्लिक्स भी इस पोइम में एक मेन कैरेक्टर। एक्लिक्स क्या था, बेसिकली एक ग्रीक वॉरियर था। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक्लिक्स को, इसके बारे में शुरू में एक प्रोफेसी हुई थी कि ये बहुत ही कम एज के अंदर इसकी डेथ हो जाएगी, और साथ ही में इसको एक ब्लेस भी मिला था, एक वरदान भी मिला था कि अगर इसकी जो माँ थी ना, इसकी माँ तेथिस, क्या नाम था इसकी माँ का, तेथिस, अगर तेथिस इसको स्टाइक्स रिवर के अंदर, एक नदी थी जिसका नाम क्या था, स्टाइक्स, अगर स्टाइक्स रिवर में इसको वो नहला देती है, ओके, तो इसका पूरे का पूरा जो शरीर है वो क्या बन जाएगा, इनपेनिट्रेबल है, इसके पूरे शरीर को कोई भेद नहीं सकता। तो इसकी माँ ने क्या किया था, इसको उस पानी में डुबो दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको एडी से पकड़ के जब डुबोया ना उसके अंदर, तो एडी इसकी बाहर रह जाती है, जैसा कि लिखा ना हील, तो हील एक इसका वीक पॉइंट बन जाता है। तो अब आपको बताओ कि ट्रॉय के उस युद्ध के अंदर जो एक्लिक्स था ना, एक ग्रेट वॉरियर था, उसको पेरिस ने मारा था। एक्लिक्स किसकी ओर से था, ग्रीक्स की ओर से था, हेलन को वापस लेने आए थे, तो पेरिस ने उसकी हील में एरो मारा, शॉट एन एरो इन हिज हील, उसकी हील में वो एरो मारा और उसकी एडी को घायल करके उसको मार दिया, क्योंकि उसका बाकी शरीर तो इनपेनिट्रेबल था, उसको तो कोई भेद ही नहीं सकता था, लेकिन उसकी एडी बाहर रह गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वहीं पे तीर मारा उसने, एरो मारा, पेरिस ने उसको मार दिया। तो डॉक्टर फास्टस कह रहा है कि हाँ, अगर मेरे सामने एक्लिक्स है तो उसको भी मार दूंगा मैं, उसकी एडी में तीर मार के। एंड देन रिटर्न टू हेलन फॉर ए किस, और फिर से मैं हेलन के पास एक किस लेने आऊंगा। आगे देखते हैं, ओ दाउ आर्ट। अब ओ दाऊ किसको कह रहा है, वो हेलन को कह रहा है। दाऊ आर्ट फेयर देन द इवनिंग एयर, कहता है जिस तरीके से शाम के समय आसमान, एयर का मतलब यहाँ पे स्काई से, कहता है जिस तरीके से शाम का आसमान, स्काई बहुत सुंदर दिखता है, तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा फेयर हो, तुम उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर दिखती हो। क्लैड इन द ब्यूटी ऑफ 1000 स्टार्स, और कह रहा है रात के समय जब 1000 स्टार्स, हजारों सितारे आसमान में चमकते हैं, और पूरे के पूरे आसमान को, क्लैड का मतलब यहाँ पे कवर कर लेना, कवर कर लेते हैं, तो कितना खूबसूरत वो आसमान लगता है, तुम उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी लग रही हो। ब्राइटर आर्ट दाउ देन फ्लेमिंग जुपिटर। देखिए जुपिटर का मतलब यहाँ पे क्या है, जुपिटर को स्टॉर्म गॉड भी कहा जाता है, ओके, और इस मतलब सबसे इसको सुपीरियर माना जाता है गॉड्स के अंदर। तो कह रहा है कि जुपिटर जो कि बहुत, जिसको लाइटनिंग गॉड भी कहा जाता है ना, बिजली का देवता भी कहा जाता है, कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा फ्लेम करता है, मतलब ऐसा लगता है कि उसके अंदर आग जल रही है, बहुत ज्यादा चमकता होता है। ब्राइटर आर्ट दाउ देन फ्लेमिंग जुपिटर, और कह रहा है कि तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा चमकदार दिखाई दे रही हो, ब्राइट दिख रही है, उससे भी कहीं ज्यादा चमक तेरे चेहरे में है। किसको कह रहा है, वो हेलन को कह रहा है। व्हेन ही अपीयर्ड टू हेपलेस
सेमिल। अब हेपलेस का मतलब क्या है यहाँ पे? अनफॉर्चुनेट, जो मतलब अभागी, है ना। और कह रहा है कि जैसे ही जुपिटर सेमिल के सामने, देखिए सेमिल, ये कहा जाता है कि जो सेमिल है वो जुपिटर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और जैसे जुपिटर सेमिल के सामने आता है तो उसमें इतनी ज़्यादा चमक थी, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस थी कि सेमिल उसमें जल के राख हो जाती है। तभी उसको हेपलेस बोला गया है कि अगर वो अपने लवर से मिलती है, मिलने से पहले ही वो राख हो जाती है जल के। ओके, तो कह रहे कि तुम तो उससे भी ज़्यादा चमकदार हो, मोर लवली देन द मोनार्क ऑफ स्काई। मोनार्क ऑफ स्काई किसको कहा गया है? अपोलो, यानी कि सन को कहा गया है। जो सूर्य देव है ना, उनको अपोलो कहते हैं, उनको मोनार्क ऑफ स्काई भी कहा गया है कि तुम तो जो आसमान के मोनार्क हैं, जो देवता है अपोलो सूर्य है, उनसे भी कहीं ज्यादा सुंदर दिखाई देती हो। इन्वेंटन ऑर्थेजस एज्योर्ड आर्म्स। देखिए वेंटन का मतलब क्या होता है? मतलब जिसको आप ये कह सकते हैं ना, प्लेफुल मैनर, मतलब चंचलता। और ऑर्थेजा, ऑर्थेजा एक जल परी थी। ओके, और ऐसा कहा जाता है कि वो जल परी किससे प्यार करती है? अपोलो से प्यार करती है, सूर्य देव से प्यार करती है। और कह रहा है कि सूर्य देव जब ऑर्थेजा की बाहों में पड़ा होता है और आनंद ले रहा होता है, तुम उससे भी ज्यादा अच्छी लगती हो। एंड नन बट दाओ शैल बी माई पैरामोर। पैरामोर का मतलब यहाँ पे क्या है? बिलव्ड। कहता है और कोई नहीं, तुम ही सिर्फ क्या बनोगी? मेरी प्रेमिका बनोगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम बाय क्रिस्टोफर मार्लो, द फेस दैट लॉन्च 1000 शिप्स। आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें और आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। वीडियोस को आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स में हमें बताते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।